डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझेंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकृति में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, उस सारी क्रियाओं के पीछे कोई न कोई लॉ काम करता है। किसी न किसी नियमावली के मुताबिक क्रियाएं होती है, चाहे वो कोई फिजिकल फेनोमेनन हो या कोई केमिकल रिएक्शन हो। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिर जाती है तो उसके पीछे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है। ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है जो कि सूरज के चारों तरफ गर्दिश कर रही है, चक्कर लगा रहे हैं, तो ये भी सेलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड जो लॉज है उस लॉ के मुताबिक ये सारी क्रियाएं हो रही है। जैसे प्लेनेटरी मोशन है, वो मोशन के जो गति के जो नियम है उस नियम के अनुसार वो गति हो रही है। ठीक इसी तरीके से केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में कोई न कोई लॉ काम करता है। बिना लॉ के ये रासायनिक प्रतिक्रियाएं नहीं होती है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जो लॉ है उसमें से दो लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको लेववाइजर एंड प्रॉस्ट ने प्रपोज किया था। इन लोगों ने इसकी डिस्कवरी की थी, यानी कि इसको फॉर्मुलेट किया था अपने एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पर। ये लोग साइंटिस्ट हैं, ये रिसर्चर है। इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च के जो डाटा है उस रिसर्च के डाटा के आधार पर ये नियमावली को इन लोगों ने फॉर्मुलेट किया। तो इन्हीं दो नियमावली में से एक नियमावली को हम लोग थोड़ा सा कुछ एक दो एग्जाम्पल लेकर और डिस्कस करेंगे, ताकि इस नियमावली के जो स्टेटमेंट है, यानी कि ये जो नियम है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसलिए आप लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें, ताकि इसमें से एक लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं, जिसे लेववाइजर ने दिया था, इसको हम लोग थोड़ा ठीक से समझ लें। तो आइए इस लॉ के जो स्टेटमेंट है उसको पहले देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट क्या है, यानी कि ये नियम क्या है? देखिए, ये नियम है, इसका स्टेटमेंट है जो लेववाइजर ने एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पर, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर इस लॉ को कंस्टिट्यूट किया, इस लॉ की डिस्कवरी की, इस लॉ को उन्होंने फॉर्मुलेट किया। उन्होंने क्या कहा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में मास का न तो क्रिएशन होता है और न ही मास डिस्ट्रॉय होता है। यानी मास न तो नया कोई मास बनता है और न ही मास जो है का विनाश होता है। देखिए कैसे? देखिए, हम जानते हैं कि जितने भी एटम हैं उसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है उसका, और उसी एटम के संयोग से कोई नया कंपाउंड बनता है, कोई नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, और उस मॉलिक्यूल्स के बहुत सारी संख्या एग्रीगेट होके वो भी फिर वो सब्सटेंस के रूप में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि वाटर है,
तो वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है, रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ है, और इस रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वो H2O यानी कि वाटर, जल, हम लोग देखते हैं सामने, इसको इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं। बिना जल के लाइफ नहीं है, बिना जल के जीवन नहीं है। ठीक है, तो ये जो वाटर बना, तो इसमें दो एटम भाग ले रहे हैं। एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु है, उन दोनों परमाणु के परमाणु द्रव्यमान होंगे, और फिर ऑक्सीजन का जो 1 परमाणु है, उस ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान होंगे। तो यानी कि जो परमाणु का द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान का रीअरेंजमेंट होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, यानी एटम का रीअरेंजमेंट होता है। उसकी जो है फिर से उस एक दूसरे से मिलकर सजते हैं, उसका रीअरेंजमेंट होता है। उसमें ना तो कोई डिस्ट्रॉय होता है, ना किसी नए एटम का निर्माण होता है, ना तो क्रिएशन होता है और न ही डिस्ट्रक्शन होता है। बिल्कुल जो है रीअरेंजमेंट का मामला है ये केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो मॉलिक्यूल्स है के जो भी रिएक्टेंट है, रिएक्शन जो होता है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया, उसमें एक तो रिएक्टेंट होता है, एक ही मॉलिक्यूल टूटकर प्रोडक्ट का निर्माण करता है। अगर बड़ा मॉलिक्यूल्स है तो वो टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम एक साथ मिलकर नया प्रोडक्ट बनाता है। तो एक को रिएक्टेंट कहते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम रिएक्टेंट कहेंगे, अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और फिर उससे जो नया प्रोडक्ट बना उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे, हमें जो मिला। तो अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि ना तो मास का क्रिएशन होता है, ना मास डिस्ट्रॉय होता है। रिएक्शन से पहले जितना मास होता है उतना ही मास जो है, जितना मास रिएक्शन से पहले रिएक्शन में भाग लेता है किसी एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के, जो मास रिएक्शन से पहले जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, यानी जिसका रीअरेंजमेंट होता है, वही मास हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। रिएक्शन से पहले ना तो कोई नया मास का जन्म होता है और न ही रिएक्शन के बाद किसी नए मास का जो है जन्म होता है, वो तो बस रिकॉम्बिनेशन का मामला है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो इसको एक प्रॉब्लम से आप यहां समझ लें कि सपोज कीजिए कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से, और उससे 36 ग्राम वाटर हमें मिलता है। तो अब इसमें हमें देखना है कि 36 ग्राम वाटर के बनने के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा जिससे कि हमको 36 ग्राम वाटर मिल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको हम अप्लाई करेंगे, और फिर लिखेंगे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हाइड्रोजन का 4 ग्राम लिया है और ऑक्सीजन कितना ग्राम यूज हुआ वो पता नहीं है, तो वहां पे हमने सवालिया निशान लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू यानी तीर का निशान लगा हुआ है, 36 ग्राम वाटर आपको मिल गया। तो इसके लॉ के हिसाब से, नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए कि टोटल मास
ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यानी अभिकारक के जो द्रव्यमान है टोटल, वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के द्रव्यमान के। तो 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम इक्वल टू 36 ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा? 32 ग्राम ऑक्सीजन, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन से 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करके और 36 ग्राम H2O देगा। तो ये चीज यहां क्लियर हो गई। देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि हाउ मच ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन टू गिव 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन में कितना ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से बर्न करेगा यानी जलेगा कि हमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो फिर इसमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करते हुए हम इस चीज को फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट का मास में से कार्बन का मास हमें पता नहीं है। ऑक्सीजन 8 ग्राम यूटिलाइज हो रहा है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो प्रोडक्ट का मास आया हमें 11 ग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन अगर 8 ग्राम यूज हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 ग्राम कार्बन जला होगा। इससे ना तो 1 मिलीग्राम या 1 माइक्रोग्राम कम या ज्यादा, तो 3 ग्राम कार्बन reacts with 8 gram of oxygen to give 11 gram of carbon dioxide. तो 3 ग्राम कार्बन was burned, ये 3 ग्राम इसका आंसर होगा। तो मतलब ये हुआ कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के कितने मास यूज हुए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो इस प्रोडक्ट के बनाने में मास का ना तो डिस्ट्रक्शन होता है, ना एटम के मास जो है वो क्रिएट होते हैं, बल्कि एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर जितने मास होते हैं उसी मास का रीअरेंजमेंट होकर और प्रोडक्ट हमें मिलता है। इसलिए लैबवाइजर ने बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके ये साबित कर दिया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, जिसको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।